हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज जो हमारी उत्तर वैदिक काल की ये लास्ट क्लास है, फिर हमारा वैदिक काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैदिक काल को हमने दो पार्ट में पढ़ा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये अंतिम क्लास है। इसके बाद हम महाजनपदों की ओर चलेंगे। तो आइए आज की क्लास का आनंद लेते हैं। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में अब प्रमुख पशुओं को पढ़ते हैं। आज पूर्व वैदिक काल के प्रमुख पशु मैंने बताए थे कि गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरी और कुत्ता, ये थे। जबकि अब उत्तर वैदिक काल में ये तो रहेंगे, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी और ऊंट, गधा, ये पशु रहेंगे। इसके साथ ही दो और नए पशु आ जाएंगे, एक तो बाघ और हाथी की जानकारी भी उत्तर वैदिक काल के लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, पूर्व वैदिक काल के प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट तथा कुत्ता के अलावा, ठीक है, ये तो है ही उत्तर वैदिक काल में भी। उत्तर वैदिक काल में ये तो है ही। साथ में उत्तर वैदिक काल में बाघ समझते हो, और हाथी, दो नए जानवरों की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। मतलब गाय, भेड़, भैंस, बकरी, गधा, ऊंट, कुत्ता, इसके अलावा बाघ और हाथी की जानकारी भी इनको प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल के लोगों को। अब देखो, बड़े आकार के बैलों के लिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में बड़े आकार के जो बैल होते हैं, उनको उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, महोक शब्द का उल्लेख मिलता है। महोक शब्द, जो बड़े आकार के बैल होते हैं उनके लिए महोक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि जोतने में काम आते थे। जो कृषि करते हैं तो भूमि को जोतने में इन बैलों का प्रयोग किया जाता था। अब देखो, शिल्प एवं उद्योग धंधे, कृषि प्रधान था। उत्तर वैदिक काल में कृषि ज्यादा की जाती थी, कृषि का स्थायित्व आ गया था। द्वितीयक जो उनका व्यवसाय था वो था पशुपालन। सबसे पहले कृषि, फिर पशुपालन। उत्तर वैदिक काल की बात कर रही हूं मैं। तो साथ में ये है वो शिल्प एवं उद्योग धंधे भी चलाते थे। ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधों का जिक्र नहीं हुआ, वहां पर केवल जो है वो प्राथमिकता है वो पशुपालन को दी जाती थी। पशुपालन प्राथमिक होता था, उसमें भी गायों का। फिर कृषि थोड़ी बहुत की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो कृषि का स्थायित्व आ गया। अब जनसंख्या का विस्तार हुआ तो खाने के लिए भी चाहिए। फिर वो द्वितीय जो व्यवसाय है वो कृषि के बाद था पशुपालन, और फिर जो है वो शिल्प एवं उद्योग धंधे भी उत्तर वैदिक काल के लोग करने लगे हैं। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जनक पर आधारित होने के कारण व्यवसायों ने आनुवंशिकता प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर वैदिक काल में, जो वर्ण व्यवस्था वो जन्म पर आधारित होने के कारण, पहले क्या था, जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में है वो व्यवस्थाएं हैं वो कर्म के आधार पर बंटी हुई थी। जो जैसे कर्म करेगा उसी आधार पर उसका जो कार्य है या व्यवसाय है वो डिसाइड होता था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में है वो जन्म पर आधारित व्यवस्था है वो होने लगी है। जन्म के आधार पर है वो लोगों के जो व्यवसाय हैं वो भी बंटने लगे हैं। जैसे उच्च वर्ग का जो ब्राह्मण वर्ग है वो यज्ञ वगैरह कराएंगे, क्षत्रिय है वो जनता की रक्षा करेंगे, वैश्य है वो व्यापार, पशुपालन है वो कृषि करेंगे, और शूद्र है वो इनकी तीनों की है वो नीचे रहेगा और उनकी सेवा करेगा। तो इस प्रकार से है वो जन्म पर आधारित व्यवसाय है वो आनुवंशिक हो गए, रूढ़िगत हो गए। पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त, देखो, पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है उत्तर वैदिक काल में, और कृषि है वो सेकंड है। के अतिरिक्त पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का भी प्रचलन हुआ। देखो, जो पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ते थे, सबसे पहले पशुपालन था, ठीक है, देन उसके बाद वो कृषि भी करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका विपरीत हो जाता है। सबसे पहले कृषि करेंगे ये लोग, कृषि यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय है, और जो पशुपालन है वो द्वितीयक व्यवसाय है। इसके अलावा और क्या करेंगे, ये उद्योग धंधे भी करेंगे। अब देखो, वाजसनेय संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो वाजसनेय संहिता है और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की व्यवसाय की एक लंबी सूची है वो हमें प्राप्त होती है। किस प्रकार की ये लोग व्यवसाय करते थे उत्तर वैदिक काल में। तो कटीरकर
सबसे पहले देखो कटीरकर, जो बुनाई करने वाला होता था, बुनाई करने वाला, तो उसको कटीरकर कहते थे। बिदलकार, जो टोकरी बनाने वाला होता था उसको बिदलकार। कुलाल, जो कुंभकार होता था। मैंने ऋग्वेदिक काल में भी ये चीजें शायद पढ़ाई थी आपको, उत्तर वैदिक काल में हमने शायद व्यवसाय पढ़े थे तब। रजयित्री यानी कि रंगाई करने वाला, और रज्जु सर्प। देखो रजयित्री ऐसे याद रखो, कुंभकार में कैसे कुलाल कैसे कुंभकार याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ये भी। और बुनाई में देखो कटीरकर, बुनाई करने वाला, बिदलकार टोकरी बनाने वाला, कुलाल में से कैसे कुंभकार कैसे कुलाल, और रजयित्री र यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी र है, रंगाई करने वाला। रज्जु सर्प, यहाँ पर र है और यहाँ पर भी र है, यानी कि रस्सी बनाने वाला। तक्षण, तक्षण बढ़ई को कहते थे। चरमकार, जो जानवरों की खालों से संबंधित होता था। तो इस प्रकार जो शूद्र वर्ग है वो चरमकार का कार्य करता था, और जो तक्षण है वो बढ़ई के कार्य करता था। इस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं वो जन्म पर आधारित हो गई कि जो मतलब उच्च वर्ग होगा वो अच्छे कार्य करेगा, फिर मीडियम वाले है वो कृषि और पशुपालन करेंगे, शूद्र वर्ग है वो चरमकार का कार्य करेंगे। इस प्रकार से है वो व्यवस्थाएं है वो जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी जन्म से डिसाइड होने लगे। हाँ, ये उच्च कुल में पैदा हुआ है तो ये बड़े कार्य करेगा, जो निम्न है वो इनकी सेवा करेगा। इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं वो इनके कार्य भी बंट गए। धातु उद्योग, देखो धातु उद्योग भी उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के उद्योगों की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में हमें 4 प्रकार की धातुओं की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी धातु थी इनमें? सोना, गोल्ड, तांबा, कांसा। सोना, तांबा, कांसा के बारे में पूर्व वैदिक काल में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। मतलब कि सोना, तांबा और कांसा के बारे में पूर्व वैदिक काल में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, किंतु जो लोहे के बारे में है वो उत्तर वैदिक काल में हमें जानकारी मिलती है। तो देखो सोना, तांबा और कांसा के बारे में तो हमें पूर्व वैदिक काल में भी जानकारी मिलती है, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में है वो लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उत्तर वैदिक काल में है वो लोहे के हल वगैरह मिले। यूपी के एंटा जिले में याद करो 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और एक लोहे का हल भी बनाया गया था। भारत का पहला कृषि इंजीनियर था पृथ्वी द्वारा। तो इस प्रकार से जो उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखो सोने को क्या कहते थे भाई? हिरण्य। सोने को हिरण्य। कांसे को त्रप्पु कहा जाता था, कांसे को त्रप्पु। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस्क। जो तांबा होता था उसको लोहित अयस्क, और जो लोहा होता था उसको कृष्ण अयस्क या शाम अयस्क बोलते थे। तो देखो सोने को हिरण्य याद रह जाएगा, हिरण्य। कांसे को त्रप्पु, तांबे को लोहित अयस्क, और जो लोहा होता था उसको कृष्ण अयस्क। लोहा काला होता ना तो कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क। तो इस प्रकार से देखो इनके नाम है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछे तो किन किन धातु से परिचित थे वो लोग? तो सोना, तांबा, कांसा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो लोहे से भी परिचित हो गए उत्तर वैदिक काल के लोग। अब देखो उल्लेखनीय है कि समस्त उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को चांदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उनको चांदी के बारे में जानकारी नहीं थी। कांसे के बारे में हो गई, तांबे के बारे में हो गई, सोने के बारे में हो गई और लोहे के बारे में हो गई, लेकिन जो चांदी के बारे में है वो जानकारी नहीं थी। किनको? उत्तर वैदिक काल के आर्यों को। समस्त उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को चांदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही थी पूर्व वैदिक काल के लोगों को। चांदी का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब देखो व्यापार, विदेशी व्यापार के बारे में पूर्व वैदिक कालीन साहित्य में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो विदेशी व्यापार है इसके बारे में है वो कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती कि इनका है वो विदेशों से संबंध रहा, या विदेशी व्यापार के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। अब देखो हालांकि शतपथ ब्राह्मण में, जो शतपथ ब्राह्मण है इसका बहुत बार जिक्र हो चुका है, में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा मिलती है। देखो विदेशी व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी एवं पश्चिमी जो समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र की चर्चा जरूर मिलती है कि समुद्र की चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में हुई है। इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में
इस प्रकार कौन सी संहिताएं हुई? तैत्तिरीय संहिता में कुशिद शतपथ ब्राह्मण में कुशिदन शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिनका संबंध किससे है? ऋण से। जो तैत्तिरीय संहिता है इसमें कुशिद और कुशिदन दो शब्द मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में कुशिद और कुशिदन दो शब्द मिलते हैं। तो कुशिद का अर्थ होता है ऋण और जो कुशिदन का अर्थ होता है वो है ऋण देने वाला। तो ये बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। कुशिद का अर्थ है ऋण और कुशिदन का अर्थ है ऋण देने वाला। अब देखो पूर्व वैदिक काल में ऋण के लिए पणि, जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था उसमें ऋण के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? पणि तथा वेतनाट का उल्लेख मिलता है। मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में ऋण के लिए जो शब्द है इस्तेमाल हुआ है वो है पणि तथा वेतनाट। जो उत्तर वैदिक काल में जो ऋण के लिए इस्तेमाल हुआ वो है कुशिद और कुशिदन। तो पूर्व वैदिक काल में पणि था और वेतनाट था। अब देखो उत्तर वैदिक काल में कैसे नाम चेंज हो रहे हैं। अब देखो विनियमन के साधन, मतलब कि व्यापार को विनियमन खरीदना और बेचना के जो साधन क्या क्या थे? तो देखो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ, जबकि वस्तु विनियमन प्रणाली प्रचलित थी। अब देखो जो मुद्रा का है वो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जो वस्तु विनियमन प्रणाली है वो प्रचलित थी। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में पर्याप्त विविधता आएगी। मतलब कि जो पूर्व वैदिक काल में जो वस्तु विनियमन होता था उसमें और उत्तर वैदिक काल में जो वस्तु विनियमन है उनमें विविधता आ गई, बहुत सारी विविधताएं आ गई। अब देखो पूर्व वैदिक काल में गाय है, जो पूर्व वैदिक काल है वो गाय है वो विनियमन का माध्यम थी। मतलब कि पूर्व वैदिक काल में जो खरीदना बेचना होता था वो गायों का होता था। ठीक है। अब देखो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य क्या है? तो निष्क, शतमान, कृष्णन जैसी मापतोल की इकाइयां प्रचलन में आ गई थी। जो उत्तर वैदिक काल में है वो पहले देखो पूर्व वैदिक काल में गायों के जरिए विनियमन होता था, खरीदना बेचना इन्हीं के जरिए होता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में निष्क, शतमान, कृष्ण जैसी मापतोल की इकाइयां प्रचलन में आ गई। इकाइयां है ये मापतोल की उत्तर वैदिक काल की। हालांकि उत्तर वैदिक काल मुद्रा का प्रचलन नहीं था, अतः ऋण के रूप में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में है वो भी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। पूर्व वैदिक काल में गाय विनियमन का माध्यम थी और उत्तर वैदिक काल में है वो निष्क और शतमान जैसे कृष्णल जैसी वस्तुएं हैं वो विनियमन का माध्यम हो गई। लेकिन पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में है वो दोनों में ही मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। वस्तुओं के जरिए है वो व्यापार होता था। वस्तु अगर आपको कुछ खरीदना है तो बदले में आपको भी वस्तु देनी पड़ेगी और आपको अगर लेना है तब भी आपको वस्तु देनी पड़ेगी। मतलब एक्सचेंज है वो वस्तुओं के जरिए होता था। व्यापार है वो वस्तु विनियमन प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी, मुद्रा यहाँ पर नहीं आई थी। तो हैप्पी डे एंडिंग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आई होप मैंने बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है पूरी वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब हम चलेंगे महाजनपदों की ओर। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। क्लास आपको कैसी लगी, कोई आप की जो सजेशन है वो जरूर दें। तो मिलते हैं हम महाजनपदों की ओर जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।